गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अंशु चौबे, प्रवक्ता, सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से। आज मैं डीएड SCHI के 4th सेमेस्टर पेपर 10 फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में यूनिट 4 का 4.5 बताने जा रही हूँ। आज का टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर एम्पावरिंग कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन। पुनर्वास में समुदाय को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियाँ। निःशक्त बच्चों के लिए पुनर्वास में समुदाय को सशक्त बनाने के लिए क्या रणनीतियाँ हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पॉइंट है पुनर्वास में समुदाय को सशक्त बनाना। किसी समुदाय को संगठित एवं सशक्त बनाने के लिए उसकी प्रक्रिया को सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक होता है। निःशक्त व्यक्तियों एवं उनके परिवार को भी यह जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है कि वे सामान्य सामुदायिक विकास के मुख्य धारा से जुड़कर विकास करें। कार्यकर्ता की आत्मनिर्भरता को समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन विभिन्न क्रियाओं द्वारा करनी चाहिए जिससे वे अपनी जिज्ञासा एवं विचार को प्रकट कर सके। समुदाय सदस्यों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बातचीत एवं कार्य करने के तरीकों से समुदाय को पूर्णतः विश्वास में लेकर कार्य करना चाहिए। सदस्यों में स्वसम्मान, सहनशक्ति इत्यादि का संचार करना चाहिए। समस्या समाधान की प्रक्रिया को पहचानने के लिए समुदाय के सदस्यों को पूरा सहयोग प्रदान करना चाहिए। समुदाय के सशक्तिकरण में निःशक्त व्यक्तियों की हर स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए समुदाय में उपलब्ध सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्रोतों को सुलभ बनाना होगा। निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित 5 उपागमों का उपयोग करना होता है। इसमें नंबर 1 है सामाजिक लामबंदी या सामाजिक संग्रहण।
सामाजिक लामबंदी या किसी कार्य को पूरा करने के लिए लोगों एवं स्रोतों का संगठित करना, निःशक्त व्यक्तियों को समाज के सभी स्तर पर समावेशन को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। इसके लिए निःशक्तता को सामाजिक संज्ञानता में लाकर निःशक्तता के मुद्दे को सभी विकासात्मक कार्यक्रमों से समेकित करना होगा। समाज को किसी भी समस्या के कारण एवं प्रभाव को समझते हुए उसके समाधान के लिए सम्मिलित किया जाता है। अगला पॉइंट है नंबर 2 है राजनीतिक सहभागिता। नंबर 2 है राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता का लक्ष्य निःशक्तता के मुद्दे को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रणाली में समेकित करना है, जिससे निःशक्त व्यक्ति की सक्रिय सहभागिता से नीति निर्धारण तथा कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो सके। इसलिए कुछ वर्ष पहले निःशक्त व्यक्तियों के एक समूह ने एक नारा दिया था, बिना हमारी सहभागिता के हमारे बारे में निर्णय न लें। एक समूह ने एक नारा दिया था, बिना हमारी सहभागिता के हमारे बारे में निर्णय न लें। राजनीतिक सहभागिता से निम्नलिखित दीर्घकालीन परिणाम मिल सकते हैं। निःशक्त व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा इसमें नंबर 1 है राजनीतिक प्रक्रिया की जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 1 है राजनीतिक प्रक्रिया की जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 2 है नैतिक अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाना। नंबर 3 नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। नंबर 4 नैतिक अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को निभाने की योग्यता। अब नंबर 3 है संप्रेषण एवं भाषा। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी के जीवन में आवश्यक होती है। लोग कई कारणों से संप्रेषण करते हैं। सामाजिक संबंध स्थापित करने के, समाचारों एवं विचारों का आदान प्रदान करने, अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने इत्यादि। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम निःशक्त व्यक्तियों को व्यक्तकरण की योग्यता
बढ़ाने एवं दूसरे के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण बहुत सीधा एवं सरल नहीं होता। इसके लिए सुनना एवं बोलना दोनों आवश्यक होता है। जो किसी भी कार्यक्रम के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 4 है स्वयंसेवी सहायता समूह। समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत निःशक्त व्यक्तियों को स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी वकालत करने एवं अपने विकास के लिए जिम्मेदारी लेने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 5 है निःशक्त व्यक्तियों का संगठन। अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कई ऐसे संगठन हैं जो निःशक्त व्यक्तियों द्वारा निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्थापित किए गए हैं। इसके लिए प्रारंभ में कुछ निःशक्त व्यक्तियों के एक समूह के द्वारा संगठन की स्थापना होती है। कुछ समय के बाद अन्य निःशक्त व्यक्तियों को सदस्य बनाते हैं और संगठन का संविधान तैयार करते हैं। बाद में इस संगठन का पंजीकरण कराते हैं। यही सदस्यता संगठनों की आम सभा का रूप ले लेती है। आगे पॉइंट है समुदाय में पुनर्वास हेतु निम्नलिखित रणनीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। समुदाय में पुनर्वास हेतु निम्नलिखित रणनीतियों का निर्धारण किया जा सकता है। इसमें समुदाय में निःशक्त जनों की पहचान करना। अगला है निःशक्तता की प्रकृति का ज्ञान कराना। अगला है पारिवारिक परिवेश के बारे में जानकारी उपलब्ध करना। अगला है समाज में निःशक्तता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को जानना या समझना। अगला है समस्यागत क्षेत्र का चयन करना। अगला है निःशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों का मदद लेना। समुदाय में निःशक्तता के प्रति लोगों को जागरूक करना। अगला है आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र बनवाना। अगला है बाधा मुक्त वातावरण बनाना। अगला है लोगों को निःशक्त व्यक्तियों हेतु शैक्षिक कौशल, व्यावसायिक कौशल का ज्ञान कराना। हमने पुनर्वास में समुदाय को सशक्त बनाना, उसके अंतर्गत है सामाजिक लामबंदी, राजनीतिक सहभागिता, संप्रेषण एवं भाषा, स्वयंसेवी सहायता समूह, निःशक्त व्यक्तियों का संगठन। समुदाय में पुनर्वास हेतु निम्नलिखित रणनीतियां के बारे में आज के ऑनलाइन टीचिंग में विस्तृत रूप से चर्चा किया। तो आशा करती हूँ कि इसके संदर्भ में आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए। हम आप लोगों के लिए असाइनमेंट के तौर पर कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। इसमें नंबर 1 है पुनर्वास में समुदाय की सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 1 है पुनर्वास में समुदाय की सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 2 है पुनर्वास में समुदाय की क्या रणनीतियां हैं। नंबर 2 है पुनर्वास में समुदाय की क्या रणनीतियां हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर आप लोगों को जिस ग्रुप में ऑनलाइन टीचिंग वीडियो मिलेगा उसी ग्रुप में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे हम मूल्यांकन कर सकें, देख सकें कि आप लोगों को पुनर्वास में समुदाय को सशक्त बनाने के लिए रणनीतियां से संबंधित जितना हमने पढ़ाया इस टॉपिक में आप लोगों को कितना समझ में आया। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।